नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो दिशा सीरीज़ का पार्ट 1 राजस्थान का भूगोल कर रहे थे हम, और 5 चैप्टर हमने इसमें कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे मृदा एवं मृदा संरक्षण, अपवाह तंत्र और नदियाँ। स्टार्ट करते हैं मृदा और मृदा संरक्षण से। तो नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी कौन से क्रम से संबंधित है? तो 5 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 5 क्रम। तो राजस्थान की मिट्टियों का नई वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण बताया गया है। तो 5 तरीके से हम इसमें वर्गीकरण कर सकते हैं, नई मिट्टियों का नई वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण है, पहली मिट्टी का टाइप है एरिडोसोल्स। तो एरिडोसोल्स बोलते हैं बालू मिट्टी का क्षेत्र। राजस्थान की शुष्क जलवायु पाई जाने वाली ये मृदाएं हैं एरिडोसोल्स। इनको बोलते हैं बालू मिट्टी का क्षेत्र। ये मिट्टी राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर जिलों के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। और इसका उपमृदाकरण ऑर्थिड है, जिसके अंतर्गत कैम्बो ओरिथिड्स, कैस्ती ओरिथिड्स, सेलोरथिड्स और पेलिरोथिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये उप मृदाकरण इसका ऑर्थिड है, ध्यान रखना है। ये शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, बालू मिट्टी का क्षेत्र है ये एरिडोसोल्स। शुष्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। दूसरे टाइप की मिट्टी है एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स बोलते हैं इसको जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। उपाद्र और आर्द्र जलवायु जहाँ होती है वहाँ पाई जाती है एल्फीसोल्स। और राज्य का जयपुर हुआ, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में ये पाई जाती है एल्फीसोल टाइप की मृदा, मतलब जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पे उपाद्र और आर्द्र जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर। तीसरे टाइप की है इंसेप्टिसोल्स। तो ये है शुष्क जलवायु में कभी भी नहीं पाई जाने वाली इंसेप्टिसोल्स या पथरीली मिट्टी का क्षेत्र है ये। यह मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में कहीं भी पाई जा सकती है। इस प्रकार की मिट्टी जो है राज्य में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैली हुई है। इंसेप्टिसोल्स है ये कहाँ पाई जाती है? अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में, ठीक है। अगली मिट्टी है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स का मतलब है काली मिट्टी का क्षेत्र, और इस मिट्टी में अत्यधिक जो है क्ले ज़्यादा होती है इसके अंदर वर्टिसोल्स में, और आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है ये। सबसे ज़्यादा आर्द्र क्षेत्र राजस्थान में जैसे हाड़ौती के क्षेत्र है, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जिलों में कौन सी मिट्टी है? वर्टिसोल्स। और 5वें टाइप की मिट्टी है एंटीसोल्स। तो एंटीसोल्स है रेगिस्तानी मिट्टी का क्षेत्र। एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। एंटीसोल्स में क्या होता है? सभी का समावेश होता है। और पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस समूह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। रेगिस्तान में पाई जाती है ये, ठीक। इनका रंग प्राय हल्का पीला भूरा होता है, और उनके 2 उपमृदाकरण हैं, सामेंट्स और फ्लूवेंट्स। तो उपमृदाकरण कौन कौन से? इसके सामेंट्स और फ्लूवेंट्स। और हमने पहली मृदा देखी थी एरिडोसोल्स, इसके उपमृदाकरण है ऑर्थिड। नेक्स्ट है वर्टिसोल्स मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो वर्टिसोल्स जो मिट्टी है वो आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां जिलों में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किल जिलों में नहीं पाई जाती है, झालावाड़ और बारां में पाई जाती है, कोटा और भरतपुर में पाई जाती है, बूंदी और बांसवाड़ा में पाई जाती है, धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती वर्टिसोल्स मिट्टी। अगला है मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एरिडोसोल्स शुष्क क्षेत्र अर्ध शुष्क में पाई जाती है, एरिडोसोल्स सही है। एल्फीसोल्स जो है आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स जो है दोनों क्षेत्रों में, अर्ध आर्द्र और उपाद्र में पाई जाती है। वर्टिसोल्स जो है शुष्क में नहीं पाई जाती, अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है वर्टिसोल्स मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला है सही सुमेलित बताना है। एरिडोसोल्स अजमेर उदयपुर में, एल्फीसोल्स बीकानेर गंगानगर में, इंसेप्टिसोल भीलवाड़ा पाली में, और वर्टिसोल्स जोधपुर बाड़मेर में। तो ये गलत है तीनों। तीसरा ऑप्शन का इसमें सही है, इंसेप्टिसोल पाई जाती है भीलवाड़ा और पाली के अंदर।
अगला है वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। वर्टिसोल की बात हो रही है तो ये अति आर्द्र क्षेत्र जहाँ होगा तो दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसमें पाई जाती है, झालावाड़, बारां, कोटा में वर्टिसोल मिट्टी। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है, तो हाड़ौती के पठार के अंदर मिलती है वर्टिसोल। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है वर्टिसोल, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एरिडोसोल्स राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिडोसोल्स तो ये मिलती है शुष्क जलवायु क्षेत्रों में, याद रखिए एरिडोसोल्स किस में मिलती है, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। तो एरिडोसोल्स पाई जाती है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में, इंसेप्टिसोल पाई जाती है अर्धशुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में, एल्फिसोल्स पाई जाती है उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में। दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इंसेप्टिसोल्स और एल्फिसोल्स के अंदर, तो दोनों में आर्द्र है लेकिन इसमें उप आर्द्र भी है साथ में, और एल्फिसोल्स में और इंसेप्टिसोल में शुष्क और आर्द्र दोनों का मिक्स है। एरिडोसोल्स में केवल शुष्क है और अर्धशुष्क है। वर्टिसोल्स की बात करें तो आर्द्र दोनों तरफ आर्द्र है, आर्द्र एवं अति आर्द्र, तो वर्टिसोल्स, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। एंटीसोल, ठीक है, तो एंटीसोल हमारे पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है जहाँ पे शुष्कता रहती है। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से टाइप की मिट्टी मिलती है, तो इंसेप्टिसोल्स मिलती है। इंसेप्टिसोल्स में अर्धशुष्क और आर्द्र दोनों मिक्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो पाई जाती है मिट्टी वो कौन सी है, तो वो है एरिडोसोल्स। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड, हमने देखा था ऑर्थिड, तो ऑर्थिड उपमृदाकरण है, ये सीकर में पाई जाती है। नेक्स्ट है मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में एल्फिसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो नवीन वर्गीकरण की बात करें तो एल्फिसोल मिट्टी पाई जाती है जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पाई जाती है एल्फिसोल्स यानी जलोढ़ मिट्टी। अगला है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर, ठीक है, निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है एक तो रेगिस्तान की तरफ शुष्क क्षेत्रों में एरिडोसोल्स और एक एंटीसोल्स, ठीक है, तो ये 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स। तो राजस्थान के 2/3 भाग में बलुई मिट्टी अर्थात एरिडोसोल्स पाई जाती है और एंटीसोल्स पाई जाती है 2/3 भाग में। राजस्थान में एल्फिसोल कहाँ नहीं पाई जाती, एल्फिसोल की बात हो रही है तो वो कहाँ नहीं पाई जाती, तो ये जो ऑप्शन है एल्फिसोल की बात करें तो कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी चारों में पाई जाती है एल्फिसोल मिट्टी, तो सारे ऑप्शन इसमें सही है। हाड़ौती के पठार की मिट्टी कौन सी है, तो हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो है मध्यम काली, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, मध्यम काली मिट्टी है हाड़ौती के पठार की। नेक्स्ट है तो मध्यम काली मिट्टी जो है वो काले रंग की होती है। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी और बारीक होती है, इसमें अधिक जो है वो समय तक पानी ठहर सकता है, ये गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती है। ये मिट्टी जो है बहुत उत्पादक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है काली मिट्टी में, और जल को बनाए रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें रहती है, काली मिट्टी में। कपास और धान की खेती इससे मुख्य रूप से की जाती है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे हाड़ौती हुआ, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है, तो हाड़ौती के पठार में है, ऑप्शन नंबर 2। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो काली, मध्यम काली मिट्टी की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला है राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, तो
कोटा, बूंदी और झालावाड़ यहाँ पर पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। निम्न में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो जिसमें पानी ज़्यादा ठहर सकता है। मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। तो ये है मध्यम काली मिट्टी, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। वह है मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का दीर्घकालीन हल क्या है? तो यह है जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो राज्य का पश्चिमी भाग लवणीय समस्या से अधिक ग्रसित है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड कहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं? पश्चिमी भाग में। ऐसी मिट्टी को जो है ऊसर और नमकीन या रेड मिट्टी भी कहते हैं। क्षारीयता की समस्या ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। क्षारीयता की समस्या किसके कारण उत्पन्न होती है? ऊंचाई अधिक होगी तो क्षारीयता उत्पन्न होती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए जिप्सम का उपयोग क्यों किया जाता है? मिट्टी के अंदर खारापन और क्षारीयता को दूर करने के लिए। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में और स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी की क्षारीयता को ख़त्म करने में जो पाया जाता है ये है जिप्सम, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो अगला है मिट्टी के खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो खारापन और क्षारीयता को अगर अपने को समाप्त करना है तो जिप्सम का प्रयोग कीजिए। तो खेती में जिप्सम का उपयोग है मिट्टी की खारापन या क्षारीयता को समाप्त करने का इलाज। नेक्स्ट है राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? तो भूरी मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है भूरी मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ये मिट्टी जो है टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। और विशेषतः ये मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। तो बनास के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। ठीक है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। इन लवणों की पूर्ति के लिए ये मिट्टी जो अच्छी उपज प्रदान करती है। तो इसमें किसका अभाव है? भूरी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। और अगर हम ये प्रोवाइड कर देंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस तो ये अधिक उपजाऊ हो जाती है। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो भूरी मिट्टी पाई जाती है बूंदी, बनास के आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मिट्टी मिलती है? तो ये मिलती है सवाई माधोपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर बनास नदी बहती है। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बेकार भूमि है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान में नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में पाई जाती है सिरोजेम्स टाइप की मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, सिरोजेम्स। तो सिरोजेम मिट्टी की बात करें तो इसमें मिट्टी का रंग होता है पीला और भूरा। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरा शक्ति की इसमें कमी रहती है। और यह मिट्टी पाली, अजमेर, नागौर व जयपुर जिलों में पाई जाती है। कौन सी? सिरोजम मिट्टी की हमारी बात हो रही है। पीले भूरे रंग की होती है, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होता है, उर्वरा शक्ति भी इसकी कम होती है। मिट्टी पाली, अजमेर, नागौर और जयपुर जिलों में पाई जाती है, जो ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में स्थित है। रेत के छोटे टीलों वाले भागों में पाई जाने वाली होने के कारण सिरोजम मिट्टी को क्या कहते हैं? धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो सिरोजम मिट्टी है, इसको क्या कहा जाता है? धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। कथन है राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सही है। और सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो दोनों सही है।
लेकिन जो रीज़न है, कारण दिया है, इसका सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीरोजन मिट्टी के बारे में। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी एल्फिसोल्स जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी यह नदियों द्वारा लाई गई बारीक बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इस मिट्टी में चूना, पोटास, लौह कण और कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है किस किस की? चूना, पोटास, लौह कण और कैल्शियम तत्व। इसमें जल संचयन क्षमता जो है सर्वाधिक होती है किसमें? जलोढ़ मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी पाई जाती है कहाँ कहाँ पे? जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में ये पाई जाती है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी इसको हम कहते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है मिट्टी का, ये है जलोढ़ मिट्टी। इसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकता होती है? चूना, पोटास, लौह कण और कैल्शियम। नए मूल की जलोढ़ मिट्टी मृदा नहीं पाई जाती है। तो कहाँ नहीं पाई जाती है नए मूल की जलोढ़ मृदा? तो ये कोटा के अंदर नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, कोटा में पाई जाती है वर्टिसोल्स। पीली भूरी दोमट, रेतीली दोमट गठन की गहरी अर्धशुष्क क्षेत्र की मृदाएं नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य है और इसका विस्तार है भरतपुर जिले में, अलवर और जयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। तो नए टाइप की है ये जलोढ़ मृदा, ये कोटा में नहीं पाई जाती। इसका विस्तार भरतपुर जिले में, अलवर और जयपुर जिले में है। अगला है राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम, रेड लोम मृदा पाई जाती है? तो ये 4 बार आ चुका है एग्जाम में, 3 बार। तो ये है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कौन सी मिट्टी है ये? लाल लोम, याद रखिए। लाल दोमट मिट्टी या रेड लोनी रिवर। तो रेड लोन्टी रिवर है ये। लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण ही इसे लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कणों की अधिकता होती है और फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी में अधिक क्या होता है? लौह ऑक्साइड के कणों की अधिकता होती है और कमी होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम के लवणों की। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी जिसको हम बोलते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदयपुर और डूंगरपुर में। लाल चिकनी बलुई मिट्टी लाल होती है ये लौह तत्व की अधिकता के कारण, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। अगला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी है? तो लाल दोमट या लोम मिट्टी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट रेड लूमी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो देखिए राजस्थान का दक्षिणी भाग, तो ये है बांसवाड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों यानी चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है। दक्षिण भाग में किससे हुआ है लाल लोमी मिट्टी का निर्माण? ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से। तीसरा है दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की चट्टानों से हुआ है बलुई मिट्टी का निर्माण। दक्षिण भाग की बात करें तो ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। और दक्षिण पूर्वी भाग झालावाड़, बारां, कोटा आदि में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तीनों सही है। दक्षिण भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ है,
चौथा इसमें गलत हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? तो 2/3। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वहाँ पर ये रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। कम उपजाऊ होती है ये मिट्टी और कम इसमें जल ग्रहण की क्षमता रहती है। कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? ऊसर, कल्लर, रेह और अल्कलाइन आदि के रूप में कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? तो लवणीय मिट्टी को जाना जाता है। तो ये मिट्टी जो है बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, भरतपुर और कोटा जिलों के अधिक सिंचाई वाले भागों में पाई जाती है। क्षारीय लवणों की अधिकता की वजह से इस उपजाऊ मिट्टी में केवल चरागाह, झाड़ियाँ और बरसाती पेड़ पौधे ही उगते हैं। तो ये जो है लवणीय मिट्टी होती है। क्षारीय लवण इसमें अधिक होते हैं, इस कारण अनुपजाऊ मिट्टी होती है ये, और इसमें झाड़ियाँ, चरागाह और बरसाती पेड़ पौधे ही उगते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। लाल रेतीली मिट्टी जो है कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। ये तो गलत है। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे कृषि क्षेत्र की दृष्टि से है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क और ग इसमें सही है। ठीक है। क और ग इसमें सही हो जाएंगे। लाल बलुई मिट्टी की बात करें तो ये जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी। अगला है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना है? यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उन भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है। ठीक है। तो यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है। तो ये गलत है, ये सही है, असत्य बताना है अपने को। इस मिट्टी में चावल और गन्ने की खेती की जाती है। तो ये गलत है। इसमें भूरी रेतीली कछारी के अंदर चावल और गन्ने की खेती नहीं की जाती। इस मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है। ये भी सही है। और इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ये इसमें गलत कथन है मतलब। तो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी की बात करें तो इसका रंग सामान्यतः कुछ ललाई और भूरापन लिए हुए होता है। इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा का जो विस्तार है राजस्थान के गंगानगर जिले के मध्य भाग, अलवर और भरतपुर के उत्तरी भागों में पाया जाता है। और इस उपजाऊ मिट्टी में राज्य की व्यावसायिक एवं खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण गंगानगर जिले में बड़े पैमाने पर कपास और गेहूं की खेती। तो इस मिट्टी के अंदर कपास और गेहूं की खेती होती है, न कि चावल और गन्ने की। नेक्स्ट है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी मिट्टी की बात करें तो ये उदयपुर और सिरोही के अंदर पाई जाती है पहाड़ी मिट्टी। तो पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएं होती है उथली, कंकड़ों वाली, मोटी रेतीली और लाल भूरी और धूसर भूरी होती है। राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में अरावली पर्वत श्रेणी के है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में ये पाई जाती है, तथा दक्षिण पूर्वी भूभाग में सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में ये मिलती है। हालांकि कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण में पहाड़ी मृदा जो है उदयपुर और कोटा में दर्शाई गई है। जो कृषि विभाग ने दर्शाई है वो उदयपुर और कोटा में इसको दर्शाया है। अगला है, राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी की बात हो रही है। तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, लाल और पीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी सवाई माधोपुर एवं भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग में, इसके अलावा अजमेर, पाली, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिलों में मिलती है। इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट और ह्यूमस की नगण्यता रहती है, नाइट्रोजन तथा जैविक कारकों की अल्पता भी रहती है। इन मृदाओं का लाल व पीला भूरा रंग लो ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। तो किस कारण होता है इनका लाल और भूरा रंग? लाल, पीला और भूरा रंग होता है लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण।
ये मिट्टी पाई जाती है कहाँ कहाँ? सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग में, अजमेर में, पाली में, उदयपुर में, राजसमंद में और सिरोही में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और जिले सुमेलित नहीं है बताने हैं? तो मध्यम काली बूंदी और बारा में पाई जाती है, सही है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है, ये भी सही है। लाल और पीली मिट्टी झालावाड़ और कोटा में नहीं पाई जाती है, ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी हमने अभी ऊपर पढ़ा है सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा के पश्चिमी भागों में, अलवर, पाली, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही में पाई जाती है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भरतपुर और अलवर में पाई जाती है। निम्न कथनों पर विचार करना है। लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। लाल, ये तो सही है। लाल व पीली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, गलत है, ये कम होती है इसमें। और तीसरा है, अलवर जिले के उमेरण, बहरोड़, थानागाजी, इसके अलावा कटूमर, बानसूर और मुंडावर तहसीलों में दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, दूसरा गलत है इसमें केवल। निम्न कथनों पर विचार करना है। लाल और पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिलों में पाई जाती है, ये भी सही है। इसके अलावा लाल और पीली मिट्टी में गेहूं और चावल की खेती की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 1 और 2 सही है। वह जिला युग्म जहां लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है देखिए, अलवर, भरतपुर, पाली, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म बताना है, सवाई माधोपुर और राजसमंद, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुलाई का गुण पाया जाता है? स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, कौन सी मिट्टी है वो? तो ये है काली मिट्टी के अंदर। स्वयं जुताई का मतलब इसके अंदर जो दरारें पड़ जाती है, पानी की कमी होती है तो दरारें पड़ जाती है, पानी की अधिकता होती है तो फैल जाती है। ठीक है, फूल जाती है ये गीली होने पर, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इस कारण इसमें इसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक जुताई हो जाती है किसमें, काली मिट्टी के अंदर। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? तो हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बारा, झालावाड़ और कोटा में। अगला है, मृदा का एक प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारा और कोटा जिलों में पाया जाता है, किस टाइप की मृदा पाई जाती है? ठीक है, झालावाड़, बारा और कोटा के अंदर तो यहाँ पाई जाती है काली रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है प्राचीन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, ये है मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट है, मिश्रित लाल एवं काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी के बारे में बात करें तो लाल मृदा मालवा पठार की काली मृदा का ही एक विस्तार है। ये बलुई मटियार अथवा बलुई दोमट के रूप में मिलती है और इसमें साधारणतया फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा कपास, मक्का फसलों के लिए उपयोगी है और यह मृदा भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भागों, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में मिलती है। तो ये कौन सी मिट्टी है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी। कथन है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है और इसका कारण है दोमट मिट्टी संगठित और बारीक छिद्रों वाली होती है। तो कथन गलत है लेकिन इसका कारण सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। पूर्वी मैदानों में दोमट और बंजर मिट्टी नहीं पाई जाती है। दोमट मिट्टी जो है संगठित और बारीक छिद्रों वाली होती है। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान में भूरी रेतीली मिट्टी, ठीक है, या कछारी एवं मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के पूर्वी मैदान में। अगला है, कथन है, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, कारण है राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर और बाणगंगा आदि नदियाँ मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। तो दोनों ही सही है ये।
राजस्थान में मिट्टी की कटाव की समस्या है और राजस्थान में चंबल, बनास और घग्गर और बाणगंगा आदि नदियाँ जो है मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अगला निम्न कथनों पर विचार करना है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी और पीली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है और भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। तो भूरी मिट्टी ही पाई जाती है भीलवाड़ा में, तो 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2। तो भीलवाड़ा में मिश्रित लाल, पीली और भूरी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? क्षारीय मिट्टी की पीएच कितनी रहती है? पीएच रेंज पूछ रहा है, तो ये रहती है 7 से ऊपर अगर रेंज होगी तो वो क्षारीय मृदा कहलाएगी और 7 से कम होगी तो वो अम्लीय मृदा कहलाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर, तो यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1। तो बलुई मिट्टी जो है शुष्क और रंध्रमय होने के कारण पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली में ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स कहलाती है? लिथोसोल्स जो है जो चट्टानों से पर्वतीय मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो पर्वतीय मिट्टी को बोलते हैं लिथोसोल्स। निम्न कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संगठन काजरी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में जो है मिट्टी परीक्षण की सुविधा नहीं है, ये गलत है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, तो 1 और 3 सही है। काजरी जोधपुर में है और कटाव की समस्या भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस युक्त ग्रस्त मिट्टी कहाँ पर है? राजस्थान की कुबड़ पट्टी की बात करें तो ये है नागौर और अजमेर के अंदर। इम्पोर्टेंट है ये, 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर वाले एरियाज़ में है। तो नागौर और अजमेर ज़िले की जो बांका कुबड़ पट्टी के लोग फ्लोराइड और खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में हैं। फ्लोरोसिस रोग से लोग क्या होते हैं, बांके या कमर झुकी हो जाते हैं और इससे ये इलाका कुबड़ पट्टी कहलाने लगा, नागौर और अजमेर का। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो ये फैली हुई है नागौर जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। अगला है सेम जो है स्ट्रक्चरल इन्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? सेम की समस्या, ठीक है, किस स्थिति से संबंधित है? तो ये है पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है सेम। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सेम। तो धरातलीय भाग पर जल प्लावन या जल भराव से दलदलीय स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जल भराव के कारण। यह परिवर्तन सेम की समस्या कहलाता है, ठीक है। जल भराव के कारण दलदली स्थितियाँ जो बन जाती है वो क्या कहलाती है? सेम की समस्या। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सेम की समस्या का प्रमुख कारण नहर के तल के नीचे की चट्टानों का क्या है? कठोर होना है। इससे पानी नीचे की बजाय किनारों की ओर फैलता है। जल रिसाव से दलदली भूमि का निर्माण हुआ है। इस भूमि में केशिकाकर्षण क्रिया से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हुआ है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले जो है ये सेम की समस्या से प्रभावित है। कौन कौन से जिले हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पर दलदल की स्थिति बनी रहती है और इसका कारण भी आपको ध्यान होना चाहिए। नीचे की जो चट्टान है वो कठोर होती है, इसलिए जो पानी है नीचे की तरफ नहीं जाके बगल में किनारों की तरफ फैलता है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील के गांव है बड़ोपल सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है और चंबल सिंचित क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1992-93 में राजाड परियोजना चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई? राजाड परियोजना। ये किसके लिए? सेम की समस्या को दूर करने के लिए चलाई गई है। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले पारिस्थितिकी की समस्या है सेम यानी जल भराव इससे भीषणतम प्रभावित है? तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, ऑप्शन नंबर 3। बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है, तो बड़ोपल हनुमानगढ़ का एक गांव है, ये जाना जाता है।
सेम की समस्या के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। भूगर्भीय जल का ऊपर जाकर एकत्रित होना, यह सेम की समस्या जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है, तो हनुमानगढ़ के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है बताना है। अलवर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है, बाकी सब सही है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी है, और कोटा झालावाड़ में है काली मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो सकती है, तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी जो है अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो सकती है। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं का जल रिसाव इसके द्वारा जो है संसिक्त हो सकती है, मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। कम वर्षा, कम आर्द्रता, अपलक्षण, उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन इत्यादि जलवायु कारक ही इन प्रदेशों में लवणीय और क्षारीय भूमि हेतु उत्तरदायी है। मिट्टी में लवणीयता की समस्या कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, तो चंबल बेसिन में पाई जाती है ज़्यादातर बीहड़ भूमि। अवनालिका या मिट्टी का अपरदन जिसको हम बोलते हैं, कंदरा समस्या के कारण पतली पतली नालियाँ गहरी नालियों में परिवर्तित हो जाती है, ये क्या कहलाता है, अवनालिका या मिट्टी का अपरदन, जिसको कंदरा समस्या भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा है ये चंबल बेसिन के अंदर। इसमें गहरी घाटी और गड्ढे जिसको बीहड़ भूमि कहते हैं वो बन जाते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहड़ या इसको बोलते हैं उत्खनात स्थलाकृति इस प्रकार के अपरदन के उदाहरण है। अवनालिका अपरदन में हाड़ौती पठार के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिले ग्रस्त है। तो इनमें क्या होता है, अवनालिका मतलब एक छोटी नाली बनती है पहले तो, और वो बड़ी नाली में परिवर्तित हो जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सतही जल के द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। सतही जल के द्वारा मृदा का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है चंबल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है कहाँ पर, तो उत्कात भूमि स्थलाकृत भूमि कहाँ पर दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन जिसको बोलते हैं गुल्ली इरोजन या मिट्टी के अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है, तो अवनालिका अपरदन कहाँ होता है, तो ये होता है हाड़ौती पठार क्षेत्र कोटा के अंदर। अवनालिका अपरदन वाले ज़िले बताने हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, यहाँ पर होता है अवनालिका अपरदन। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है, तो मृदा का अपरदन है, ये कहलाती है रेंगती मृत्यु। तो पर्यावरण एवं मानवीय शक्तियों के द्वारा किसी प्रदेश के मिट्टी आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन से उपजाऊ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है प्रतिवर्ष कम होती जाती है। जैसे जैसे मिट्टी का कटाव होता जाता है वैसे वैसे उर्वरा शक्ति कम होती जाती है, इसलिए मृदा अपरदन को क्या कहते हैं, कृषि का क्षय रोग या रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। और मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, हवा और जल है। राज्य का सर्वाधिक भूभाग वायु अपरदन से ग्रस्त है। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा प्रभावित है, भूमि अवनयन के अंतर्गत तो सर्वाधिक वायु अपरदन से प्रभावित है राज्य का क्षेत्र। नेक्स्ट है, मृदा और जिले को सुमेलित करना है। लाल रेतीली, पीली भूरी रेतीली, लवणीय और भूरी रेतीली। तो यहाँ पे आगे आपको जिले दिए गए हैं। तो लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर, चूरू और झुंझुनू में। यहाँ है लाल रेतीली मिट्टी। पीली भूरी रेतीली की बात करें तो नागौर और पाली के अंदर है। लवणीय मिट्टी की बात करें तो ये है पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू में। और भूरी रेतीली पाई जाती है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है, मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की जो सबसे अच्छी तकनीक है वो है वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिए। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो वन रोपण नहीं है, अतिचारण भी है, बाढ़ भी है, भूस्खलन भी है, ये सारे मिट्टी के अपरदन के कारण हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? तो सर्वाधिक बेकार भूमि की बात करें तो वह है जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर में है 68.34%। ये डाटा याद रखिए, कितनी ही भूमि है 68.34। इसके बाद में राजसमंद है, इसमें 48.91% बेकार भूमि है। फिर बीकानेर है और फिर है उदयपुर। नेक्स्ट है, जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिता या रेवेरिना मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गंगानगर के अंदर। नेक्स्ट है, पाली, नागौर और अजमेर जिलों में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है? तो धूसर, बुरी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पाली, नागौर और अजमेर जिलों में। तो राजस्थान में मिट्टियाँ देख लेते हैं। साई रोजेक्स मिट्टी जो है वो पाई जाती है गंगानगर में। रेवेरिता मिट्टी भी गंगानगर में पाई जाती है। मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और सीकर के अंदर, यहाँ पाई जाती है मरुस्थली मिट्टी। जिप्सोफेरस मिट्टी जो पाई जाती है वो बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इसमें से। धूसर, भूरी, जलोढ़ मिट्टी, ये जो मिट्टी की बात करें तो ये पाई जाती है जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही में। नॉन कैल्शियल ब्राउन मिट्टी, ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर में। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में। पीली भूरी मिट्टी ये पाई जाती है जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। नवीन भूरी मिट्टी की बात करें तो भीलवाड़ा और अजमेर में। पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और कोटा में। लाल लोम पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। काली गहरी मध्यम मिट्टी ये पाई जाती है कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर और भीलवाड़ा में। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी ये पाई जाती है जैसलमेर और बीकानेर में। और मरुस्थल और बालू का स्तूप पाए जाते हैं जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, अपवाह तंत्र, नदियाँ। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो राजस्थान में नदी का प्रवाह 3 रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। तो राजस्थान की नदियों की प्रकृति की बात करें, दिशा एवं प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में इनको बांट सकते हैं नदियों को। पहला है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, ये 24% है, मतलब नदी तंत्र में। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास हुई, काली सिंध, इसके बाद में पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी जो है गंगा नदी में, और अंत में गंगा नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। लंबी दूरी, मंद गति, सर्वाधिक नदियाँ, डेल्टा निर्माण इसकी विशेषताएं हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है नदियाँ, उनसे जो मिला हुआ तंत्र है, बना हुआ तंत्र है, वो है 24%। कौन कौन सी नदी है? जो पूर्वी भाग की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं वो इसमें आती है। ये जो सारी नदियाँ मिलकर यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा किस में मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा है 16% जो है वो कवर करती है अरब सागरीय नदी तंत्र। तो अरब सागरीय नदी तंत्र की बात करें तो अरावली पर्वत से जो पश्चिम की दिशा में बहती है, अपनी जल जो है अरब सागर में चले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती हुई, पश्चिमी बनास, ये उनकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं? अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। कम दूरी की होती है, तीव्रगामी गति होती है, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, और
ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण इसकी विशेषताएं हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली और एक है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली तो नदियां हैं लूनी, पश्चिमी बनास, और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली है साबरमती और माही। एक तीसरा है आंतरिक प्रवाह तंत्र, जो आंतरिक नदी प्रवाह तंत्र जो 60% कवर करता है। तो अंतः प्रवाहित नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता और जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, जैसे घग्गर है, कांतली है, लिक है, कांकणी है, मंथा है, रूपनगढ़ है, साबी, रूपारेल, मेंढा, खांडेल इत्यादि। ये जो है ये सारी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। खारी बनास की सहायक नदी है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो है अपवाह तंत्र है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। इससे छोटा है बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र और सबसे कम है अरब सागरीय नदी तंत्र। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो अरब सागर में बहती है एक तो लूनी, एक बहती है साबरमती और एक बहती है माही। चंबल नदी किधर की साइड बहती है, यमुना नदी में मिलती है। तो ये अरब सागर की नदी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, अरब सागर की बात हो रही है। तो चंबल बनास नहीं है, लूनी नदी जो है ये गिरती है अरब सागर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जो है राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग कौन सी नहीं है? चंबल भी है, बनास भी है, खारी भी है, लेकिन माही नदी किधर गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अंतः प्रवाही नदी कौन सी है, देखिए इसमें से पश्चिमी बनास तो अरब सागर में गिरती है, कांतली नहीं गिरती है। कांतली क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। गंभीरी और खारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है? तो ये है वाकर, वाकर नदी नहीं है। लिक, मेंढा और खांडेल तीनों अंतः प्रवाही नदी है। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक नदी प्रवाह तंत्र से डाई नदी का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है? तो अंतः प्रवाही नदी कांतली भी है, साबी भी है, कांकनी भी है, लेकिन खारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। अंतः प्रवाह की प्रणाली के अंतर्गत जो नदी नहीं आती वो कौन सी है? तो जाखम नदी नहीं आती है अंतः प्रवाह की, कांतली आती है, कांकनी आती है और घग्गर आती है। अगला है सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह इसकी क्षेत्र की नदी है मेढा नदी। ठीक है, ये सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की है। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो पश्चिमी बनास तो ये अरब सागर में गिरती है, तो ये शामिल नहीं है। रूपारेल भी है, साबी भी है और कांकनी भी है। अगला है कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो रूपनगढ़, खांडेल और मेढा है, लेकिन मित्री नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है? तो ये है सागी, सागी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। कांतली है, कांकनी है और घग्गर है। अरब सागर की ओर बहने वाली सागी नदी का उद्गम है स्थल है जालोर। जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। ये जालोर बाड़मेर से बहकर बाड़मेर में गांधव गांव के निकट लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी की बात हो रही है? सागी नदी। और इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। ठीक है। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है। ऋग्वेद में घग्गर नदी का उल्लेख था और इसको सरस्वती रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है सरस्वती नदी। तो राजस्थान की दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, एक तो है सरस्वती नदी और एक है द्वेषवती नदी। तो सरस्वती नदी यह पश्चिमी राजस्थान में बहती थी और इसका अवशेष घग्गर नदी है। ठीक है, सरस्वती नदी का अवशेष ही है घग्गर नदी। अगली है द्वेषवती नदी या चौतांग नदी। तो जयपुर की जो लाइफलाइन कहलाने वाला ये नदी जयपुर में बहती थी, जिसका अवशेष रह गया है अभी अमानी शाह का नाला। ठीक है,
ये प्रतापनगर की साइड में है, जयपुर में। और गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्रव्यवती नदी अमानी शाह के नाला का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। किसकी तर्ज पर किया जा रहा है? साबरमती नदी की तर्ज पर। नाहरगढ़ पहाड़ी जैसलिया किशनबाग से ढूंढ नदी तक की लंबाई कितनी है? ढूंढ नदी जो है गोनेर रोड तक की लंबाई है 47.5 किलोमीटर। राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो ये है जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। जो द्रव्यवती नदी है वो प्रदूषण का सामना कर रही है। अगली है, द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा अजमेर में किया गया, शुभारंभ किया गया इसका द्रव्यवती नदी का पुनर्जीवन परियोजना का। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। 2017 में पूर्ण किया गया था। योजना के अनुसार इसके उद्देश्य की पूर्ति हुई है। अगला है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो खारी नदी की बात करें तो खारी नदी जो है, खारी नाम से 2 पहाड़ियाँ हैं, जिसमें से एक अरब सागरी है जिसका उद्गम स्थल है सिरोही जिले के सेरगांव की पहाड़ियाँ, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी। तो इसमें अरब सागरीय भी है और बंगाल की खाड़ी भी है। तो खारी नाम की 2 नदियाँ हैं, ध्यान रखना है। एक खारी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? सिरोही जिले के सेरगांव की पहाड़ियों से, और ये सिरोही से बहती है, जालोर की तरफ जाती है। जालोर से सायला गांव में यह लूनी की सहायक नदी जवाई नदी में मिल जाती है। खारी नदी किस में मिल रही है? यहाँ जवाई नदी में। और बंगाल की खाड़ी वाला जो है राजसमंद में विजराज या विजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहकर देवली के निकट ये बनास में मिल जाती है। तो ये है बंगाल की खाड़ी का तंत्र है, और ये है अरब सागरीय तंत्र। अगला है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहकर ये देवली के निकट कहाँ मिल जाती है? बनास में। तो इस नदी का नाम है खारी, और ये बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का ही एक अपवाह तंत्र का भाग है। अगला है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। कौन से गांव की पहाड़ियों से होता है खारी नदी का उद्गम? तो राजसमंद के निकट उत्तर में स्थित है बिजराल गांव, वहाँ से होता है इसका। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो खारी नामक नदी जो है वो है लूनी एवं बनास दोनों के नदी तंत्र का भाग है खारी नदी। अगला है, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह कौन सी है? तो खारी नदी का जो है अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है जल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। आसींद, विजयनगर और हुरडा स्थलों की निकटतम नदी कौन सी है? तो खारी नदी है। ये सारी जगह है भीलवाड़ा के अंदर। तो ये जो आसींद भीलवाड़ा में पड़ता है, विजयनगर और हुरडा पड़ता है, हुरडा भी भीलवाड़ा में पड़ता है। तो ये खारी नदी है जो इनके निकटतम नदी है। नेक्स्ट है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? अगर पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होगी तो बालोतरा के अंदर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के 2 शहर है बालोतरा और हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है। अतः लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में, और घग्गर नदी में अधिक जल होने पर कहाँ पर? हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। तो लूनी नदी में अगर ज़्यादा जल आ गया, और लूनी नदी में ज़्यादा जल आता है जब पुष्कर की पहाड़ियों में बरसात होती है, तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। इसी तरह अगर घग्गर नदी में ज़्यादा जल हो गया तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ जाती है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो बालोतरा और हनुमान जंक्शन दोनों है ऑप्शन में, तो दोनों सही होने चाहिए। तो बालोतरा को इसका सही उत्तर माना गया है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? एक भी नदी नहीं है। तो ये बीकानेर और चूरू जिले ऐसे हैं जहाँ पर नदी नहीं है। नेक्स्ट है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? तो शेखावाटी की बात हो रही है, तो चूरू में नहीं है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो नदी बहती ही नहीं है, तो कोई नहीं आंसर हो जाएगा।
अगला है मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियाँ आकर मिलती है। मांडलगढ़ के निकट है त्रिवेणी संगम, यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, बनास, बेड़च और मेनाल। ठीक है, वहीं पास में यहाँ पे मेनाल वाटरफॉल भी है। नेक्स्ट है, तो नदियों के त्रिवेणी संगम देख लेते हैं। बनास, बेड़च और मेनाल, ये मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दूसरा है माही, जाखम, सोम, ये मिलती है बेणेश्वर के अंदर डूंगरपुर में। एक है बनास, चंबल और सीप, ये 3 नदियां हैं, बनास, चंबल और सीप, ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है इनका त्रिवेणी संगम। इसके बाद है बनास, डाई और खारी, ये 3 नदियां हैं, बनास, डाई और खारी, ये राजमहल टोंक के अंदर इनका त्रिवेणी संगम है। और एक है बांडी, मास और बनास, ये है देवधाम जोधपुर या टोंक के अंदर इनका त्रिवेणी संगम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, तो बेणेश्वर डूंगरपुर में होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। त्रिवेणी संगम और नदियाँ कौन कौन सी है ये मैच करना है। बीगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर। तो बीगोद के अंदर होती है बनास, बेड़च और मेनाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बनास, बेड़च और मेनाल है बीगोद के अंदर। और दूसरा है राजमहल टोंक के अंदर होती है बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है बनास, चंबल और सीप। बेणेश्वर डूंगरपुर में है, ये यहाँ मिलती है सोम, माही और जाखम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है और निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है। तो बनास, माही और जाखम, सोम, तो इसमें से 3 नदियाँ तो है, बनास नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। बेणेश्वर, माही नदी और किसका संगम है। बेणेश्वर, माही नदी और सोम का संगम है। अगला है बनास, चंबल और सीप नदियाँ, ये 3 नदियाँ हैं जो त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट पे मिलती है। नेक्स्ट है मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ये है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ये है मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थान। तो नदियों के निकट अभ्यारण्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नदियों के निकट अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मानसी वाकल नदी का उद्गम है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। ओरई और बामनी का उद्गम होता है यहाँ से। कौन कौन सी नदी का होता है, ओरई और बामनी का उद्गम। इसके बाद में है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में है जवाहर सागर अभ्यारण्य, यहाँ से चंबल नदी उद्गमित होती है। इसके बाद में है शेरगढ़, या शेरगढ़ है चंबल नदी के पास में है, मतलब ये स्थित। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 है, ये परवन नदी के पास में है। इसके बाद में है भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में, यहाँ है चंबल और बामनी का संगम। अगला है भीमलत जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो ये है मांगली नदी पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीमलत जलप्रपात कहाँ है, मांगली नदी पर। मेनाल जलप्रपात जो है ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को केवल राजस्थान में स्थित एक जलप्रपात माना जाता है, मेनाल जलप्रपात को। प्रसिद्ध जलप्रपात की माने तो भीमलत जलप्रपात है, बांगली नदी बूंदी में स्थित है ये। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है चित्तौड़गढ़ में। और मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर है भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला है राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। तो कौन से संभाग का अफवाह तंत्र जो दोनों तरफ है, मतलब मिलने वाली नदियों का अंश है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश। तो ये है उदयपुर का जो प्रशासनिक संभाग है वहाँ का अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। तो उदयपुर संभाग की बात करें तो कुछ नदियाँ बनास, आयड, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है मतलब। और पश्चिमी बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियाँ जो है इनका पानी जो है अरब सागर के अंदर जाता है।
अगला है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नदियाँ कोटा संभाग में। पार्वती, चंबल, काली सिंध, आहू, परवन और अंधरी, इसमें यहाँ पर ये नदियों के नाम है कोटा संभाग के अंदर। तो कोटा संभाग में है सर्वाधिक नदियाँ राजस्थान में। नेक्स्ट है कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो कांठल की गंगा तो किसको जाना जाता है और कामधेनु किसको जाना जाता है? तो कांठल की गंगा है माही नदी और कामधेनु नदी है चंबल नदी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो माही नदी को कांठल और बांगड़ की गंगा और चंबल को क्या कहते हैं? कामधेनु एवं चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। किसको? चंबल नदी को कामधेनु भी कहा जाता है और चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। अपवाह तंत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। तो ये है अपवाह आरोही क्रम। बनास का है सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र। बनास नदी का अपवाह तंत्र है 45,833 वर्ग किलोमीटर के लगभग। इसके बाद में है लूनी नदी। लूनी का है 34,866.40 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में है चंबल। चंबल का है 18,446.05 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में सबसे छोटा जो अपवाह तंत्र है वो है माही नदी का 16,551.18 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा है बनास, उसके बाद में लूनी, उसके बाद में चंबल, उसके बाद में माही। अगला है नदी जिसका अपवाह तंत्र सर्वाधिक है। तो बनास नदी का है सबसे ज़्यादा अधिक अपवाह तंत्र। कितना है? 45,833 वर्ग किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे बड़ा है बनास का, उसके बाद में है लूनी का, उसके बाद में है चंबल का। ठीक है, बनास के बाद में है लूनी, लूनी के बाद में चंबल और चंबल के बाद में माही। तो कोई भी ऑप्शन में ऐसा उत्तर नहीं दे रखा। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र किसका है? तो बनास का है। ठीक है, सबसे विस्तृत अपवाह बनास का है। और इसके अंदर एक ऑप्शन और दे रखा है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, तो ये भी सही है। तो दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई और दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम बताना है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से। तो नदियों का आरोही क्रम बताना है। तो कांतली है सबसे छोटी, इसके बाद में इससे बड़ी है चंबल, इससे बड़ी है लूनी, इससे बड़ी है बनास। ठीक है, तो भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से ये सीरियल हो जाएगा कांतली, चंबल, लूनी और बनास। बनास नदी की लंबाई की बात करें तो ये सबसे बड़ी है, 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद में है लूनी नदी, इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर और राज्य में है इसकी 330 किलोमीटर। चंबल नदी की बात करें तो टोटल इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर, लेकिन राज्य के अंदर इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। माही नदी तो 576 इसकी लंबाई है, 576 किलोमीटर और राज्य में 171 किलोमीटर। साबरमती नदी की बात करें तो 416 किलोमीटर की लंबाई है और राज्य में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। इसके बाद में बाणगंगा नदी है, इसकी लंबाई जो है वो 380 किलोमीटर है। और इसके बाद में है आपकी काली सिंध नदी, इसकी 278 किलोमीटर है, राज्य में कितनी है? 145 किलोमीटर। और कांतली नदी है ये 100 किलोमीटर की है। तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये है बनास नदी और इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो सबसे पूर्व में कौन सी होगी और सबसे पश्चिम में कौन सी होगी? तो सबसे पूर्व में है इधर की साइड पार्वती नदी और सबसे पश्चिम में जो इधर की साइड नदी होगी वो है बनास। ठीक है, तो पार्वती है इधर, फिर इधर बनास है। तो पूर्व से चलते हैं हम। पूर्व में है कौन सी? पार्वती, इसके बाद में है काली सिंध, इसके बाद में है चंबल और इसके बाद में है बनास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पार्वती नदी धौलपुर, काली सिंध, चंबल और बनास फिर राजसमंद है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है? तो ये है माही। ठीक है, माही चंबल जो है
ये नदी युग में दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है। बनास, कांतली और लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के क्रम से राजसमंद से होता है। बनास का तो कांतली का होता है सीकर से और लूनी का होता है अजमेर से, जबकि माही और चंबल का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, माही और चंबल कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से। अगला है अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण। उत्तर से लोगे आप, दक्षिण की तरफ जाओगे तो अपवाह बेसिनों का सही क्रम बताना है। तो उत्तरी उत्तर में साबी है, उसके नीचे फिर बाणगंगा, फिर उसके नीचे बेड़च, फिर उसके नीचे सोम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर देना है। एरिनपुरा जो है सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, सही है। चंद्रावती सिरोही एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुगड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित था, तो ये गलत है। तीसरा है आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है, ये भी सही है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, तो ये 1, 3 और 4 इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। देख लेते हैं राजस्थान में नदियों के किनारे जो स्थित शहर वो कौन कौन से हैं। चंद्रावती जो कि झालावाड़ में है, ये है चंद्रभागा नदी के बाएं किनारे पर। ठीक है, चंद्रावती कहाँ है? चंद्रभागा नदी के बाएं किनारे पर है। एरिनपुरा गांव है सिरोही का, ये जवाई नदी के बाएं किनारे पर है। आबू रोड है सिरोही का, ये पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर है। शिवगंज है सिरोही का, ये जवाई नदी के बाएं किनारे पर है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे हैं। पीपल खूंट प्रतापगढ़ जो है माही नदी के किनारे हैं, पीपल खूंट। देव सोमनाथ डूंगरपुर सोम नदी के किनारे हैं। गलियाकुट डूंगरपुर माही नदी के किनारे हैं, इंपॉर्टेंट है गलियाकुट। हनुमानगढ़ है घग्गर नदी के बाएं किनारे पर। सूरतगढ़ घग्गर नदी के किनारे पर है। बालोतरा बाड़मेर में लूनी नदी के दाएं किनारे पर है। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर कहाँ है? लूनी नदी के दाएं किनारे पर। तिलवाड़ा बाड़मेर है लूनी नदी के किनारे पर। कैला देवी करौली है कालीसील नदी के निकट। और आसींद भीलवाड़ा है खारी नदी के बाएं किनारे पर। तो ये सारे आपको जो प्रमुख नगर स्थित है नदियों के किनारे, ये याद रखने हैं। कोटा किस नदी के किनारे हैं? तो चंबल नदी के किनारे हैं। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे हैं? तो अभी हमने पढ़ा है माही नदी के किनारे हैं गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल है तिलवाड़ा, किस नदी के किनारे पर है? तो तिलवाड़ा जो है ये लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो मुख्यतः राजस्थान में बहती है लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी है पश्चिमी राजस्थान की कौन सी? लूनी नदी, जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ये नदी अजमेर के आना सागर झील के समीप स्थित है, नाग पहाड़ी से निकलती है। और इसके उद्गम स्थल पर इसको क्या कहते हैं? सागरमती या सगरावती। पुष्कर के निकट इसको साकी कहते हैं। जालोर में इसको रेल या नाड़ा कहते हैं। फिर सरस्वती और बाद में इसको कहते हैं लूनी नदी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, ध्यान रखिए लूनी नदी के। तो जहाँ पर इसका उद्गम स्थल है वहाँ इसको बोलते हैं सागरमती या सरगावती। पुष्कर के निकट इसको बोलते हैं साकी नदी। जालोर में बोलते हैं इसको रेल या नाड़ा। और फिर होता है इसका नाम सरस्वती और बाद में इसको कहते हैं लूनी नदी। इसका जल जो है बालोतरा बाड़मेर तक तो क्या रहता है? मीठा होता है और बाद में खारा हो जाता है। तो कहाँ तक रहता है? बालोतरा तक, इसलिए इसको मीठी खारी नदी भी कहते हैं, मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। और कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा है। तो याद रखना है अंतः सलीला कौन सी नदी है? लूनी नदी है। और इसका प्रवाह क्षेत्र है गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है इसका? गोडवाड़ प्रदेश, ये भी महत्वपूर्ण है। अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहती हुई ये नदी कच्छ के रन में गिर जाती है। इस तरीके से ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, बाकी चंबल, बनास और बाणगंगा ये किस में गिरती है? ये जो है चंबल नदी गिरती है यमुना में, यमुना से फिर गंगा के अंदर। नेक्स्ट है कौन सा उद्गम स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। दिवेर कोठारी नदी, ठीक है, उद्गम स्थल है दिवेर से कोठारी नदी का, सही है। लूनी नदी का उद्गम स्थल खमनोर से है, गलत है ये। लूनी नदी का है जो है नाग पहाड़ अजमेर से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। खारी नदी का उद्गम स्थल है बिजराल से राजसमंद में। और सोम का है बीछा मेड़ा से।
तो तीनों ऑप्शन सही है, खमनोर लूनी गलत हो जाएगा, इसके अंदर होना चाहिए था नाग पहाड़ अजमेर। नेक्स्ट है, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है, तो बालोतरा तक रहता है। आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी कहलाती है, तो लूनी नदी कहलाती है, आधी खारी आधी मीठी नदी। नेक्स्ट है, डेगाना बिलाड़ा पाली और जालोर किसके भाग है, डेगाना बिलाड़ा पाली और जालोर ये है लूनी बेसिन के भाग, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है, लूनी नदी के जो ऊपर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है थली क्षेत्र। याद रखिए, उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता और फैलाव के कारण क्या कहलाता है, थली। थली का अर्थ होता है रेत ही रेत। लीलड़ी मीठड़ी बांडी सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ, लीलड़ी मीठड़ी बांडी और सूकड़ी। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की लूनी नदी की सहायक नदियाँ, अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ का जो उद्गम स्थल से क्रम से लीलड़ी सबसे पहले मिलती है ये, फिर गुइया, फिर बांडी, फिर जोजड़ी, फिर मीठड़ी, फिर सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। सबसे अंत में मिलती है सागी। सबसे पहले मिलती है लीलड़ी, सबसे अंत में मिलती है सागी। अगला है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, तो हमने भी पढ़ा है, सबसे पहले मिलती है लीलड़ी, उसके बाद में मिलती है गुहिया, उसके बाद में बांडी, उसके बाद में जोजड़ी, उसके बाद में मीठड़ी, फिर सूकड़ी और लास्ट में है सागी। तो इसके अंदर गुहिया सबसे स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो 4, इसके बाद में है बांडी, इसके बाद में सूकड़ी और इसके बाद में जवाई। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है, तो कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में मिलती है, तो यह है जोजड़ी, बांडी और जवाई, ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो रंगाई और छपाई उद्योग है लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है, जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है और लूनी की सहायक नदी भी होनी चाहिए, तो ये है जोजरी। जोजरी का उद्गम स्थल है नागौर। नागौर जिले की पोंडलू गांव की पहाड़ियाँ हैं। यह नागौर जोधपुर में बहती है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो इसके दाईं ओर से मिलती है। तो जोजड़ी नदी है जो एकमात्र उसके दाईं ओर से मिलती है, बाकी सब कहाँ से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। और इसका उद्गम है अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। लूनी की अन्य सभी जो सहायक नदियाँ हैं वो किधर से, बाईं ओर से मिलती है, किसमें, लूनी नदी में, और वो सभी अरावली से ही निकलती है। जोजड़ी एकमात्र है जो नहीं निकलती है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, बनास, ढूंढ, माही, जोजड़ी, लूनी, बांडी, साबरमती, माजम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सुमेलित नहीं है, माही, जोजड़ी, ठीक है। तो बनास बहती है ढूंढ में, बनास और ढूंढ, लूनी और बांडी, और साबरमती और जाजम, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके आगे जो दे रखी है, बनास की सहायक नदी ढूंढ है, लूनी की बांडी है, साबरमती की माजम है, लेकिन माही की जो नदी है सहायक नदी वो जोजड़ी नहीं है। अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो अरवारी नदी ये सवाई माधोपुर से इसका उद्गम होता है थानागाजी के पास सकरा बांध से। अरवारी नदी का उद्गम होता है कहाँ से, अलवर जिले के सरिस्का की पहाड़ियों के बीच है थानागाजी, इसके पास सकरा बांध से अरवारी नदी का उद्गम होता है। और इसका उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्र जो है कंकड़ की ढाणी के आसपास है। नदी के 2 प्राकृतिक जल स्रोत है, जिनमें से एक भैरूदेव सार्वजनिक वन्यजीव अभ्यारण्य से प्राप्त भौता कालियाल भूरियावास के पास है, और इसका दूसरा स्रोत अमका और जोधुला के पास से निकलता है। एक तीसरा धारा है जो तीसरा धारा के काफ़ी पास बहती है, लेकिन थोड़ी दूर पर ही वह भूमिगत हो जाती है। बाकी बची 2 धाराएं जो है अजबगढ़ प्रतापगढ़ के पास पलसाना के पहाड़ नामक स्थान पर मिलती है, जहां प्रवाहित नदी को अरवारी के नाम से जाना जाता है। तो अरवारी नदी है ये। अंततः उटंगन गंभीर नदी के रूप में प्रयागराज के पास यमुना में विलीन हो जाती है। अरवारी नदी अलवर से निकलती है और इसी का नाम आगे जाके हो जाता है गंभीरी नदी, और ये
यमुना के अंदर विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? उटंगन नदी अभी हमने पढ़ा है, कौन सी नदी है? गंभीर नदी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। उटंगन नदी कौन सी होती है? कौन सी है? गंभीर नदी। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो बाड़मेर में है तिलवाड़ा, और यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ मिलती है सूकड़ी नदी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सूकड़ी। तो सूकड़ी नदी की बात हो रही है, तो इसका उद्गम स्थल पाली जिला है। यह पाली, जालौर, बाड़मेर में बहती है। ठीक है, कौन कौन से में? पाली, जालौर और बाड़मेर में। और ये बाड़मेर में के जो समदड़ी गांव में है, लूनी नदी में मिल जाती है। जालौर के बांकली ग्राम में इस नदी पर बांकली बांध बनाया गया है। तो बांकली बांध भी याद रखना है, कहाँ है? जालौर के अंदर। और यह नदी जो सूकड़ी नदी है बाड़मेर में मिलती है, किसके साथ? लूनी नदी के साथ। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांकली बांध है सूकड़ी नदी पर स्थित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्न में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो रुंडित नदी या रुंडित सरिता, ये है बाणगंगा को कहते हैं। और व्यास नदी की एक सहायक नदी है बाणगंगा की रुंडित नदी। अर्जुन की गंगा या ताला नदी इसको कहते हैं। इसके किनारे बैराट सभ्यता डेवलप हुई है। ठीक है, किस नदी के किनारे हुई है ये? बाणगंगा नदी के किनारे। राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना सीधा जल यमुना के अंदर डालती है। ठीक है, जयपुर जिले की बैराट पहाड़ियों से निकलती है ये, और यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद के अंदर यमुना में मिल जाती है। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो बाणगंगा को कहते हैं अर्जुन की गंगा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी है यमुना में मिलती है? तो बाणगंगा नदी मिलती है यमुना के अंदर। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? लूनी जोजड़ी सहायक नदी है यहाँ। बनास की मेनाल, माही की बाणगंगा और चंबल की पार्वती। तो तीसरा इसमें सुमेलित नहीं है, माही की बाणगंगा। माही की बाणगंगा सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा नदी है जो जयपुर में होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है बताना है? सोम नदी का उत्पत्ति स्थल बीछामेड़ा है, सही है। जाखम नदी का है छोटी सादड़ी, ये भी सही है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ियाँ नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। अगला है, तो बाणगंगा का क्या है? बैराट की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलती है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है, तो माही नदी है। उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में होती हुई ये कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। तो माही नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट महेंद्र झील है, इससे निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू के निकट प्रवेश करती है ये। तो कहाँ से प्रवेश करती है ये? बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और ये नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव के समीप इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। याद रखिए, माही बजाज सागर बांध ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। और इसमें कन्फ्यूजन रहता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, तो याद रखिए माही बजाज सागर डैम कहाँ है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। नेक्स्ट है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो माही नदी है वो। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है। और माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? 56 का मैदान। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम गांव में अवस्थित है? दक्षिणतम भाग में अवस्थित कौन सी जगह है ये? तो माही बेसिन है, ऑप्शन नंबर 2 है दक्षिणतम भाग में। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों को की सीमा बनाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। माही बजाज सागर कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? बेडच गोगुंदा की पहाड़ियों, गंभीरी नदी जावड़ पहाड़ियाँ, इसके बाद में बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, और माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, धार जिले से। ठीक है, अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है ये। तो बाकी सारे ऑप्शन सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है,
किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ या कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माही नदी को। तो माही नदियों को कहते हैं आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? माही नदी से ही है। तो माही नदी को जाना जाता है बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो कांठल कहते हैं किनारे को। तो ऑप्शन नंबर 2। सोम एक सहायक नदी है। तो सोम सहायक नदी है किसकी? तो माही की सहायक नदी है सोम। तो ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, भादर, इराव, हरण और मोरान ये सारी माही की सहायक नदियां हैं। माही की सहायक डरू नदी इसमें माही बांध के पहले ही मिल जाती है, से सहायक नदियां माही बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती। तो डरू नदी है, डरू नदी है जो पहले मिल जाती है माही बांध से, और सारी नदियां जो है बाद में मिलती है। राजस्थान में भादर, इराव, हरण, भोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी है माही नदी की सहायक नदियां। अनास, ईरू, चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, ईरू, चाप तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी बतानी है कौन सी है? तो साबरमती नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित अरावली श्रृंखलाओं से निकलती है और यह नदी गुजरात की ओर बहती हुई अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? साबरमती नदी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? तो बंगाल की खाड़ी में जो प्रवाहित नहीं होती उस नदी का नाम है कौन सा? साबरमती नदी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती, ये अरब सागर में प्रवाहित होती है। हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक नदियाँ किस नदी का भाग है? हतमती, मेसवा, माजम और वेत्रक नदियाँ ये भाग है साबरमती नदी का। तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखिए साबरमती नदी। साबरमती की सहायक नदियाँ बाकल हुई, हतमती, मेसवा, वेत्रक और माजम है जो सभी डूंगरपुर और उदयपुर से निकलती है। तो ये सारी जो ऊपर नदियाँ बताई गई है ये किसकी है? सहायक नदियाँ साबरमती की। सहायक नदी सुमेलित नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से सहायक नदी सुमेलित? तो गंभीरी नदी और मेसवा ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, मेसवा जो है ये नदी जो है ये किसकी है? साबरमती की सहायक नदी है। तो याद रहेगा मेसवा नदी किसकी सहायक नदी है? ये है साबरमती की। जाखम है माही नदी की, और परवन है काली सिंध नदी की, और माजम है साबरमती नदी की। सोम नदी कहाँ से निकलती है? तो बीछामेड़ा से निकलती है। ठीक है, बीछामेड़ा कौन से जिले में पड़ता है? ये उदयपुर के अंदर। ठीक है, किसकी सहायक नदी है ये? सोम नदी किस में मिलती है? माही में। नेक्स्ट, तो ये जो है बीछामेड़ा नामक स्थान से निकलती है और बेणेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गोमती और जाखम। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोठारी, लूनी, सुकड़ी, बनास, बाणगंगा, चंबल। ठीक है, और जाखम, माही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही बताना है। जाखम है माही के अंदर। ठीक है, जाखम मिलती है किसके अंदर? माही के अंदर। बाकी जो नदियां हैं इनके अंदर नहीं मिलती है। तो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर के पास की पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ और थरियावाद तहसील में बहती हुई जाखम नदी सोम नदी में मिल जाती है, तथा सोम नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। अगला है निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग जो नहीं है वो बतानी है। तो बनास नदी नहीं है एक तो, और एक है कांकड़ी नदी। तो 2 नहीं है, बाकी सब है। साबरमती, पश्चिमी बनास और माही ये सब अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। 1 और 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कांकड़ी की बात करें तो अंतर प्रवाह की नदी है, और अरब सागरीय तंत्र के भाग कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास, लूनी और खंबात की खाड़ी में साबरमती और माही गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? बनास, चंबल, पार्वती और काली सिंध। ठीक है,
कांकणी तो एक अंतःप्रवाही नदी है। प्रमुख नदियाँ जो बनास की खाड़ी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन कौन सी है? बनास, चंबल, पार्वती और काली सिंध। अगला है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो पार्वती भी है, परवन भी है, सीप भी है, लेकिन अनास इसमें शामिल नहीं है बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र के अंदर। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी माही नदी की सहायक नदी अनास है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? अनास। ये है माही नदी की सहायक नदी और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश का आमेर गांव के निकट है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। राजस्थान में बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है और डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। अनास नदी की सहायक नदी क्या है? हरण है। चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो चंद्रभागा और कोठारी नदी ये भाग है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का। कोठारी और चंद्रभागा जो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित है, दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिलती है। तो कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर से निकलती है और भीलवाड़ा जिले में बनास नामक स्थान पर ये मिल जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है राजस्थान को चंबल नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो अवनाली का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है चंबल नदी में, ये भी याद रखना है। और इसकी प्रवाह प्रणाली है वृक्षाकार। यह राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अगला है चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम था चर्मणवती। ठीक है, ये कामधेनु भी इसको कहा जाता था। राजस्थान की कामधेनु, चर्मणवती, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से भी जाना जाता है चंबल नदी को। सहायक नदियों की बात करें तो आलनिया है, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज और छोटी काली सिंध। ये एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है, एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है चंबल नदी है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। तो ये भी एकमात्र नदी है विश्व की, 100 किलोमीटर के अंतर्गत ही 3 बांध बना लिए गए हैं। और चंबल नदी जो है उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है। ठीक है, बेड लैंड होता है यहाँ। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी नित्यवाहिनी है? तो ये है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? अवनाली का अपरदन होता है इसमें, तो ये है चंबल नदी। निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? तो चंबल नदी कहलाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो जानापाव की पहाड़ियों से है चंबल नदी का उद्गम स्थान। तो मध्य प्रदेश के जो इंदौर जिले की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? 84गढ़ के समीप। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आएगी, फिर 84गढ़ के अंदर प्रवेश करेगी। इसके बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, इसके बाद में करौली और धौलपुर में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? तो ये बहती है बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। ऑप्शन नंबर 3, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अगला है चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? सवाई माधोपुर में भी बहती है, कोटा में भी बहती है, करौली में भी बहती है, लेकिन बारां में चंबल नदी नहीं है। नेक्स्ट है चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो चित्तौड़गढ़ में से भी गुजरती है, कोटा से भी, धौलपुर से भी, झालावाड़ से नहीं गुजरती है। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो 84गढ़ से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर 4। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? किन जिलों की सीमा बनाती है चंबल नदी? तो ये बनाती है कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा। चंबल नदी बनाती है कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, तो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है चंबल नदी का जल। ठीक है, नेक्स्ट है
मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? मृत नदी की बात करें तो ये है घग्गर नदी। ठीक है। राजस्थान में कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये बहती है घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें उत्तर। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? दोआब मैदान की बात हो रही है, राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में ये पाया जाता है, तो किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना है दोआब का मैदान। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जाता है? तो घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जा सकता है बाढ़ का प्रकोप? तो ये देखा जाता है सूरतगढ़ में, बोरपाल में और मानकेथर में। तो 1, 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। खंडेला तो हमारा सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो पाली शहर जो है जवाई नदी के किनारे पर स्थित है। तो पाली जो है बांडी नदी, सुमेरपुर, पाली, जवाई नदी, चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे, झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे और जालोर जो है सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो याद रहेगा पाली है बांडी नदी के किनारे, सुमेरपुर पाली भी जवाई नदी के किनारे हैं, चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे हैं, झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे हैं, जालोर है सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो मानसी जो है नदी ये नहीं होती है। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकलती है और अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। तो मानसी नदी है इसका आंसर, अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है ये। नेक्स्ट है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? सांबर झील और इसमें नहीं गिरने वाली नदी बतानी है। तो कांतली नदी जो है ये नहीं गिरती है इसके अंदर। मेढा, खांडेल और रूपनगढ़। ठीक है, रूपनगढ़ ये सारी जो है सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में मेढा, खारी, रूपनगढ़ और खांडेल नदियों का पानी बहकर आता है। कौन कौन सी नदियों का आता है? मेढा, खारी, रूपनगढ़ और खांडेल नदी का। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भुज झील इसका निर्माण किया है कांकनी नदी पर। तो कांकनी नदी पर किया गया है। ठीक है, कांकनी व मसूरदी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठियारी गांव है। यह नदी जैसलमेर की प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण भी करती है। कौन सी नदी है ये नाम? कांकनी नदी। और जैसलमेर की प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये भी कांकनी नदी करती है। इसका विलुप्ति स्थल है मीठा खाड़ी। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है कांकनी नदी जैसलमेर की है ये। किस निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित सही नहीं है कौन सा? तो बनास खमनोर की पहाड़ी सही है, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी सही है, कांतली खंडेला पहाड़ी ये भी सही है, कांकनी कुंभलगढ़ से नहीं निकलती है। ठीक है, कांकनी है ये जैसलमेर की और इसका उद्गम स्थल है कोठियारी गांव जैसलमेर का। कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो कांकनी नदी है ये प्रवाहित नहीं होती, ये जैसलमेर में प्रवाहित होती है। मोरेल, बाणगंगा और ढूंढ ये तीनों जो है पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से है? तो सेवर की पहाड़ी से निकलती है साबी नदी, ऑप्शन नंबर 1। तो साबी नदी जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलकर अलवर जिले में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव में कुछ दूर तक प्रभावित होकर पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। यह नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है ये? साबी नदी और ये सेवर की पहाड़ी से निकलती है अलवर। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी का संबंध है अजमेर से। नेक्स्ट है, तो डाई नदी की बात करें तो अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर और टोंक में बहकर बीसलपुर के निकट ये बनास के अंदर मिल जाती है। तो डाई नदी किस में मिलती है? बनास में। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत बताना है कौन सा है? तो दिवेर की पहाड़ी है जहाँ से कोठारी नदी निकलती है। ठीक है, तो कोठारी नदी राजसमंद के दिवेर जिले में स्थित है। दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा में बनास नदी में आकर मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले की
कौन नदी पर बागोर स्थित है? कौन सी नदी पर है बागोर? तो कोठारी नदी पर है। कहाँ से निकलती है कोठारी नदी? अभी हमने पढ़ा है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? बांसवाड़ा जिले में नहीं बहने वाली नदी है सोम। ठीक है, सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर से और ये बेणेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नदी नहीं है? तो नागौर जिले की नदी कौन सी नहीं है? तो आलनिया नदी नहीं है नागौर जिले की। बाकी लूनी, मेंथा और जोजड़ी है नागौर जिले की नदियाँ। तो आलनिया की बात करें तो यह कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर नोटाणा गांव में चंबल में मिल जाती है आलनिया नदी। नेक्स्ट है परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां हैं? परवन, निवाज और आहू ये काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। काली सिंध नदी की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव से निकलती है। कौन से गांव से निकलती है? बागली गांव से। और राजस्थान में कोटा और झालावाड़ जिलों में बहती हुई नोनेरा कोटा नामक स्थान पर चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो काली सिंध किस में मिलेगी? चंबल नदी में। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? परवन, आहू और निमाज आदि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? रूपारेल बहती है, माही भी बहती है, ताप्ती नदी नहीं बहती है राजस्थान से होकर, तो ताप्ती हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बैनूल जिले में मुन्नाई नामक स्थान है इसका स्थल। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, तो वर्षाकालीन नहीं है, ये तो नित्यवाहिनी नदी है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा है घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, ये सही है। कांकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ी से निकलती है, तो तीनों सही है नीचे के, पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है बताना है। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है, ये सही है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, ये भी सही है। इसके बाद में ये राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, ये सही है। चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा इसका। ठीक है। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी संबंधित है बूंदी जिले से और ये ऊपरमाल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। ठीक है। तो कराल नदी कहाँ की है? ये बूंदी की है। पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो ऊपर दिए गए जो ऑप्शंस है इनमें से कोई नहीं है। कौन सी नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है? तो बांडी नदी ऑप्शन होना चाहिए था इसमें। तो बांडी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है, इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिवर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो लूनी नदी है जो सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है। देखिए लूनी, फिर बनास है, फिर चंबल है, फिर बाद में माही है। तो लूनी नदी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 20.25% जो है ये बेसिन क्षेत्र बनाती है। इसके बाद में है बनास 13.75, फिर है चंबल 9.13, इसके बाद में माही है 4.85। लूनी नदी में राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है 69,302.10 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद में बनास का है 47,060.27 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद में है चंबल का 31,242.50 किलोमीटर स्क्वायर और इसके बाद में है माही का 16,610.63 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से लूनी नदी है जिसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? तो चंबल का नहीं हुआ है एक माही का भी नहीं हुआ है, ये दोनों मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ है इनका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? कवास में, ठीक है, बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था? तो ये लूनी नदी के द्वारा निकाला गया था, कवास बाढ़ जब आई थी बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट है साबी, कांकनी, ग्वाणगंगा और कांतली, तो कहाँ से निकलती है? ये सारी याद रखनी है। तो साबी जो है सेवर की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। कांकनी नदी ये है कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है।
बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, और कांतली नदी है ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है साबी, बेड़च, कांतली और कोठारी। तो इनका उद्गम स्थल बताना है। साबी का हमने देखा सेवर की पहाड़ियाँ, बेड़च का है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, कांतली का है खंडेला की पहाड़ियाँ, और कोठारी का नदी का है दिवेर रासमंद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। लूनी नदी, बेड़च नदी, सोम नदी और माही नदी। तो लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ी से, बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा के पहाड़ी से, सोम नदी निकलती है बीछामेड़ा की पहाड़ी से, और माही नदी निकलती है विंध्याचल की पहाड़ियों से। ठीक है, तो नाग पहाड़ी अजमेर में है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, बीछामेड़ा उदयपुर में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है देखिए। अलवर में बहती है साबी और रूपारेल, सही है। उदयपुर में बहती है बनास और बेड़च, ये भी सही है। करौली में जगर और गंभीरी बहती है। डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल नहीं बहती है, ये दोनों बहती है जयपुर के एरिया में। बाणगंगा बहती है जयपुर में, मोरेल जो है जयपुर जिले के बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा सवाईमाधोपुर से बहती हुई करौली के हाड़ौती गांव के निकट बनास में मिल जाती है। मोरेल नदी पर पीलूखेड़ा सवाईमाधोपुर के निकट एक मोरेल डैम भी बनाया गया है, पीलूखेड़ा। और ढूंढ इसकी सहायक नदी है जो जयपुर से निकलती है। नेक्स्ट है चंबल, बनास, लूनी और माही। तो इनका सहायक नदी को सम्मिलित करना है। तो चंबल की सहायक नदी है पार्वती, ठीक है। बनास की है सहायक नदी खारी और बेड़च। इसके बाद में लूनी नदी की सहायक नदी है सुकड़ी और जवाई, और माही की है सोम और जाखम। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सहायक नदियाँ देख लेते हैं। चंबल की है आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज और छोटी काली सिंध। इसके बाद में बनास की सहायक नदियाँ है कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, मानसी, ढूंढ और मोरेल। इसके बाद में लूनी की सहायक नदियाँ है सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी और जोजड़ी। इसके बाद में माही की सहायक नदियाँ है ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव और एरन। और साबरमती की सहायक नदी है वाकल, हतमती, मेसवा, चेतरक, माजम। काली सिंध की सहायक नदी है परवन, आहू और नीमाज। वाकल, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, साबरमती की है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बापणी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है चंबल नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है? बनास, कोठारी, माही, साबरमती, ये तो ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है इसका। चंबल की सहायक नदी पार्वती, लूनी की सुकड़ी, सही है। सुमेलित करना है। चंबल की कौन सी सहायक नदी है? तो बामनी है। लूनी की है बांडी, माही की है अनास और बनास की है मानसी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो बनास की बेड़च भी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, लेकिन बाणगंगा इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अनास, एराव और सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ है वो है माही। अनास, एराव और सोम। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी है जो किस नदी की सहायक नदी है? तो ये लूनी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है नदियाँ और सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी की सहायक नदी पार्वती, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। पार्वती तो किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। काली सिंध की आहू और चंबल की मेज और बनास की कोठारी, ये सारी सही है। बाकी इसमें जो पार्वती नदी बताई गई है ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है नदी और सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। बनास की कोठारी है, लूनी की सागी है, काली सिंध की आहू है, लेकिन माही की वाकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सुमेलित नहीं है। अगला है सही कथन कौन सा है इनमें से? तो लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ये गलत है। बेड़च नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है, ये सही है।
और चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार में प्रवाहित होती है। 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे, पहला इसमें गलत होगा। तो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र कहलाता है गोंडवाना प्रदेश कहलाता है। राजस्थान राज्य में किस पक्षी नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो ये है वाकल नदी, इसका अपवाह क्षेत्र सबसे न्यूनतम है जो दिए गए विकल्प है उनमें। थैंक यू फ्रेंड्स।